हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आपका स्वागत है अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड वीडियो में, ठीक, जिसमें अपन भैया सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कॉन्सेप्ट्स लिटरली बहुत बेसिक हैं, ठीक, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर समझने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक, बेसिक मतलब हल्के में मत लेना, बेसिक मतलब लिटरली बहुत काम के हैं, ठीक। तभी अपन भैया जो नेक्स्ट वाला थर्ड चैप्टर अपना मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वो अपन समझ पाएंगे, ठीक। तो हमको भैया सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझना है भैया, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक। तो देखो, एक भाई जैसे अपन अपना देश देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो अपना देश बना हुआ है, तो भाई अपने को लगता है कि यार वो हमारी टेरिटरी है, ठीक, क्योंकि बचपन में हमने वही पढ़ा है। लेकिन भाई वो जो रहती है वो रहती है बेटा पॉलिटिकल टेरिटरी। क्या रहती है भैया, पॉलिटिकल टेरिटरी। जहां जहां तक भैया हमारे देश के नेताओं का क्या चल सकता है, ताकत चल सकती है, पावर चल सकती है, ठीक है। लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, ठीक। ध्यान रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जहां जहां तक क्या भैया, जहां जहां तक हमारे देश के इंसान मतलब लोग, सामान मतलब गुड्स, और पैसा मतलब कैपिटल जा सकता है, जहां जहां तक हमारे देश के लोग, सामान और पैसा जा सकता है, जहां जहां तक भी, वो सारी जगहें हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारे लोग मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं, ठीक, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारा भी ये जहाज उड़कर, एरोप्लेन उड़कर यूएई जा रहा है, ठीक है, लंदन जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो वो सब हमारी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्लियर है भैया, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं, पढ़ के देखो क्या बोल रहे हैं भैया, इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज वाइडर देन द पॉलिटिकल टेरिटरी। भैया इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल टेरिटरी से बड़ा मीनिंग है डोमेस्टिक टेरिटरी का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के हिसाब से इकोनॉमिक टेरिटरी भी ये क्या है, वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जहां तक क्या भैया, इंसान, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली हो सकता है, ठीक। चलो अब इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो पॉलिटिकल टेरिटरी जो हमको दिखती है वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही है, लेकिन उसके साथ में जैसे कि ये शिप एंड एयरक्राफ्ट, मेरे शिप एंड एयरक्राफ्ट मतलब अपने देश के जहां जहां तक जा रहे हैं वो सब अपनी क्या भैया, डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्या बोल रहे बेटा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जहां जहां पर भी हमारा देश निकाल रहा है, ठीक है। तुमने कई बार देखा होगा समुद्र में, बीच जो अपना ओशन रहता है उसमें भैया कहीं पर लोहे का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है और कुछ पता नहीं ऐसा बहुत क्या हो रहा है भैया, वो ऑयल निकाल रहे हैं, तो वो सब जगह हमारी है, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। भले वो इंटरनेशनल बाउंड्री है लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, ये एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिश्ड ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। भाई हम लोग की एम्बेसी वगैरह होती है, ठीक, हमारी एम्बेसी भी है क्या, यूके में भी है, यूएई में भी है, क्या बोलते हैं वो यूएसए में, यूएस में भी है। तो हर जगह जहां जहां तक हमारी एम्बेसी है, सीधी बात है, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। अगर हम किसी देश के साथ अपने संबंध रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया वहां पर हमारी एम्बेसी क्यों है, क्योंकि वहां पर हमारे लोग रहते होंगे, ठीक है। तुम देखते हो कि जहां पर भी मोदी जी जा रहे हैं वहां पर सब लोग इंडिया इंडिया करने लग गए, है ना, मतलब इंडियंस हर जगह फैले हुए हैं, तो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी तो बहुत ही बड़ी है, ठीक। चलो अब बोलो क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो भाई एम्बेसी, कंसल्टेंट, क्यों, जैसे कि हमारी एम्बेसी कहाँ है, कहाँ है भैया, अमेरिका में, हर जगह है, ठीक है। तो वैसे ही दूसरे देशों की एम्बेसी तुम दिल्ली में देखना, दिल्ली में मस्त एक पूरा का पूरा क्या बना हुआ, एम्बेसी का एक पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, बहुत सारी एम्बेसी है। तो भाई वो उन लोग की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, भले वो हमारे देश में बनी हुई है, ठीक है। वो किस में कहलाएगी, उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में कहलाएगी, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, यूएनओ, ठीक है, लोकेटेड विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। अगर भैया यूएनओ, WHO, ये जो इंटरनेशनल संस्थाएं, अगर उनके कोई ऑफिस अगर हमारे यहाँ पर खुले हुए हैं तो भैया वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो वर्ल्ड की है वो सब। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक। अभी मैं बाद में बताऊंगा ये डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं। भैया नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, तो भैया नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक, मतलब मैं भी नॉर्मल रेसिडेंट हो सकता हूं, और मान लो कोई नाम की कंपनी है, ठीक है, संस्था, वो संस्था को भी हम नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री, जो भी है उस देश में रह रहा है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जहां से वो पैसे कमा रहे हैं, वो भी अगर उसी कंट्री में है, ठीक, तो भैया उसी को भी हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक। नॉर्मल रेसाइड्स इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, दोनों इसमें शामिल होते हैं। देन इसका भी क्या लिखा है, फॉलोइंग आर नॉट, ये लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। कौन कौन लोग नहीं है बेटा, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आया है, कोई विजिटर आया है, तो ये वो हमारा
नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक, हॉलीडे पर आया है, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आए, ये सब लोग। बेटा फॉरेन स्टाफ और एम्बेसी, जो विदेश के जो स्टाफ हैं फॉरेन एम्बेसी में जो काम कर रहे हैं, तो विदेशी लोग भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक, देन इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO, ANO, ये सब को भी बेटा हम नॉर्मल रेसिडेंट काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज क्या, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया, इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट उनको काउंट किया जाता है। एम्प्लॉइज, लेकिन एक मिनट, इन संस्थाओं में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, जैसे WHO का ऑफिस दिल्ली में मान लो, तो देखो उसमें क्या लिखा है, आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंगिंग एंड नॉट द इंटरनेशनल एरिया। वो लोग कहाँ के लोग कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट जिस देश के वो हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे मान लो WHO अगर कुछ भी खुला हुआ है, वहां के विदेश से आकर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो ये वो उसी देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, हमारे देश का नहीं कहलाएगा। क्रू मेंबर्स मतलब ये जो शिप वगैरह पर जो मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, शिप किसी देश पर लग गई, 2-1 दिन वो फिल होगी, उतरेगा उसमें से सामान, तब तक वो लोग घूम रहे मान लो, तो वो लोग भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक, बॉर्डर वर्कर, जैसे नेपाल के साथ हमारे क्या भैया, लोग बेचारे वो लेबर वगैरह रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, रोज आते रोज चले जाते हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियलशिप ये सब एक ही है क्या, तो नहीं भैया, ये दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, आप सिटीजन हो सकते हो, ठीक है, किस देश के, जिस देश में आप पैदा हुए हो। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या सिस्टम है भाई, इट इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो प्लेस ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है, और सम लीगल प्रोविजंस। ठीक, टू बिकम सिटीजन इट मींस इंडियन सिटीजन कैन बी इंडियन सिटीजन। अगर इंडिया में अगर आपको सिटीजन बनना है तो 2 तरीके, या तो आप यहाँ पे पैदा हुए हो, जैसे तुम लोगों ने क्या यहाँ की सिटीजनशिप का फॉर्म भरा है क्या, नहीं, अपन लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं तो अपन यहाँ के सिटीजन हैं। ठीक, लेकिन अगर मान लो कोई इंसान विदेश से आना चाहता है, ठीक है, वो CAA वगैरह ये सब जो आया था, ठीक है, अगर मान लो कोई इंसान अमेरिका का है और अमेरिका वो भैया उसको बहुत हमारे देश की संस्कृति से प्यार हो गया बिल्कुल, ठीक है, कोई रशिया का इंसान है उसको भी हमारे देश की संस्कृति से भयंकर प्यार हो गया, वो बोल रहा है यार मुझको तुम्हारा सिटीजन बनना है, तो उसकी भी कुछ लीगल प्रोसेसिंग होती है, आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या भैया, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप, वो इंडियन लॉ के हिसाब से भी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। ठीक, अब एक मिनट, लेकिन रेसिडेंशियलशिप क्या होता है, तो बेटा ये एक इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, लीगल, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक। ठीक है, जिसमें हम बस इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय एन पर्सन, अगर कोई इंसान यहाँ पे रह के इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो उसको हम भैया रेसिडेंट बोलते हैं। एन इंडिविजुअल इज एन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर कोई इंसान 1 साल से ज्यादा किसी देश में रह रहा है तो वहां का रेसिडेंट बन सकता है, सिटीजन बनना एक अलग बात है। ठीक है, एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमी, और उसका अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर, मतलब यहीं से वो पैसे वगैरह भी कमा रहा है, ठीक, ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। चलो, अब इसका भी ये ध्यान रखना, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। ठीक, अब अपन बात करेंगे फैक्टर इनकम। ठीक, तो ये फैक्टर इनकम मतलब बस इतना ध्यान रखना, अगर तुमने मेहनत से कोई पैसे कमाए तो वो फैक्टर इनकम है, तुमने अगर कोई पैसा मेहनत से कमाए तो वो क्या भैया, फैक्टर इनकम है। ठीक है, और अगर भाई तुमने मेहनत से नहीं कमाया, बस ऐसे ही मिल गया, तो वो ट्रांसफर इनकम है। ठीक, पढ़ के देखो क्या लिखा है, फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 1 मिनट, वो इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, ठीक, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। हम लोग याद करो कल जो अपने चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन लोग हाउस होल्ड थे, हाउस होल्ड मतलब अपन लोग मालिक हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। भाई हम में से ही कोई लैंड देगा, लेबर देगा, इंटरेस्ट वो कैपिटल देगा, तो इन लोग को जो बदले में पैसा मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है भैया, लैंड को बदले में रेंट मिलेगा, लेबर को बदले में वेजेस, याद है। ठीक, तो वो सब जो मिल रहा है वो बेटा क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम। वो क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम। फिर से बोल रहा हूं, हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर थे और हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया था, मतलब फैक्टर सर्विस दी थी, उसके बदले में जो इनकम हमको मिलती है तो बेटा वो फैक्टर इनकम कहलाती है। इसका मतलब ये एक अर्नड इनकम है, ठीक है, जिसको अपन कमाते हैं। ठीक, आगे बोल रहे हैं इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस। ये कब मिलती है, जब हम फैक्टर सर्विस देते तो ही मिलती है। फिर बेटा फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम किसी नॉर्मल रेसिडेंट की, अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट है उसने फैक्टर इनकम कमाई तो वो नेशनल इनकम में जुड़ती है। एग्जांपल रेंट, वेजेस, ये सब। ठीक, देन इसका भी ट्रांसफर इनकम। अब ये ट्रांसफर इनकम मतलब क्या, वो इनकम क्या भैया, रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग। आपने कोई काम नहीं करा, कुछ करा नहीं है, बस मिल गया है। ठीक, इट इज अनअर्न्ड, आपने कमाया नहीं है। इट इज यूनिलैटरल, ये कई बार वन साइडेड होता है, ठीक है, अधिकतर। फिर इसका भी तो क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको भी हम नेशनल इनकम में जोड़ते नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई प्रोडक्शन वगैरह थोड़ी भी हुआ है। देन इसका भैया इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में मिल सकती है, बाहर भी मिल सकती है। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, तो भाई जो बूढ़े हैं,
ठीक है, जो ओल्ड हो गए तो उनको भी सरकार बस ऐसे ही पैसे दे रही है, तो क्या उन्होंने कोई काम करा क्या उसके बदले? नहीं करा। देन इसका भी स्कॉलरशिप, आप लोग को स्कॉलरशिप मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कई बार मिलता है, ठीक, पॉकेट मनी वगैरह मिलती है, तो ये सब भी क्या है, ये ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। अब एक मिनट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपन ने 4 पढ़े, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। तो भाई अगर आपको देश की नेशनल इनकम निकालनी है, क्या निकालनी है? देश की नेशनल इनकम निकालनी है, तो भाई आपको अपने नॉर्मल रेसिडेंट की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो रह रहा है, ठीक है, जिसने फैक्टर इनकम कमाई है, उसी की इनकम को बस जोड़ना है, तो ही नेशनल इनकम निकलेगी। अब समझ आई बात कि हमने ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़े? क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के लिए इन चीजों को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। वो नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए हमारी कंट्री का, डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो, और वो फैक्टर इनकम कमा रहा हो, तो उसको अपने को जोड़ना है, ठीक है। इसलिए चल अब इसका भी अपन 2 बात करते हैं। क्या भैया? गुड्स को डिवाइड किया गया है, लेकिन भैया गुड्स को डिवाइड करने के 2 तरीके, 2 वे क्लासिफिकेशन। एक है भैया क्या, एक फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो भैया 2 तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले भैया फाइनल गुड्स क्या होते हैं? तो नाम से समझ आ रहा भैया, फाइनल गुड्स refers to those goods, बेटा ये गुड्स कर लेना, which are used either for consumption or for investment। बेटा फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको भी अब हम फटाक से या तो कंज्यूम कर सकते हैं या उनको इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अब उनमें कोई भी वैल्यू एड हो नहीं सकती, वो बस अब रेडी है किस चीज के लिए? या तो कंज्यूम करने के लिए, या तो उसको आगे और इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बोल रहा भैया, इट मींस सच गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर दिया है, अब उनमें कोई भी प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन होने वाली नहीं है, ठीक है। तो उसको भी ये बोला जाता है। क्लियर है भैया? ठीक। जैसे ये मान लो तुम ब्रेड खा रहे हो, तो ब्रेड क्या भैया, पहले किसान ने बनाया होगा गेहूं, फिर उससे भैया कंपनी वाले ने लिया होगा आटा बनाया होगा, और आटे से ब्रेड बनाकर और उसको दुकान पे दे दिया, और बस तुम उसको मस्त अब डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए रेडी हो। तो बेटा वो कौन सा गुड्स हुआ? फाइनल गुड्स हुआ। क्लियर है? ठीक। वही अब आगे अपन बात करते हैं, ठीक है। वो जो गुड्स रहेगा उसको क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स। आगे बोल रहे हैं दस नो वैल्यू लेफ्ट टू बी एडेड। अब भाई उस गुड्स में अब कोई भी वैल्यू एड होना बाकी नहीं है, ठीक। चलो अब इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। तो नाम से समझ आ रहा है इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ये बीच का गुड्स, ठीक है। भैया क्या बोल रहे हैं? वो गुड्स जो अभी पूरा फाइनल बना नहीं है, जो फाइनल यूज के लिए भी रेडी नहीं है, ठीक है। तुम्हारी मम्मी ने भैया आटा गुथा, डो, ठीक है, आटा गुथा और अभी बस रख दिया है, तो क्या उसको ऐसे तोड़ तोड़ के खा लोगे? नहीं, उसकी रोटी बनेगी तो ही खा पाओगे ना। तो इसका मतलब ये जो आटा गुथा हुआ रखा है ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, और रोटी जो बन गई वो फाइनल गुड्स। क्लियर है? ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। एक मिनट, वो गुड्स जिनको हम अभी और आगे रीसेल कर सकते हैं, अभी फाइनल वो सेल नहीं हुए, रीसेल और हो सकते हैं, या फिर क्या भैया, जिनमें अभी प्रोडक्शन होना और बाकी है, ठीक, उनको भी क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज। फिर बोल रहे हैं इट मींस सच गुड्स हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। ऐसे गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं आगे। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? अभी अपन बार बार बोल रहे थे प्रोडक्शन लाइन क्रॉस कर दी नहीं करी, तो ये प्रोडक्शन लाइन बस इतनी वो है, एक ऐसी लाइन जिसके अगर इधर गुड्स है तो इसका मतलब अभी उसमें और भी वैल्यू एड होना बाकी है, और अगर इस लाइन के वो इधर चला गया है इसका मतलब अब उसमें कोई भी वैल्यू एड होना बाकी नहीं है। तो उस लाइन को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन बाउंड्री बोला जाता है, ठीक। प्रोडक्शन बाउंड्री सेट टू बी लाइन अराउंड विच द क्या प्रोडक्टिव सेक्टर टिल गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री। अगर इसके इधर रह रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स से, और उधर चला गया तो फाइनल गुड्स से, ठीक। दोनों में डिफरेंस कर लेते बेटा अपन, फाइनल और इंटरमीडिएट में। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग पढ़ चुके हैं अपन। फिर इंक्लूजन, क्या क्या इंक्लूड होता है नहीं होता है। तो द फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है। देन इसका डिमांड, दे हैव डायरेक्ट डिमांड, इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, ठीक है। सेटिस्फाई वांट, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं वांट्स को। लेकिन दे हैव ड्राइव डिमांड, इनकी ड्राइव डिमांड होती है, एज देयर डिमांड डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड किसी और पर डिपेंड होती है, इसलिए इनको ड्राइव डिमांड बोला जाता है। देन इसका वैल्यू एडिशन, इनमें आप कोई भी वैल्यू एड नहीं कर सकते, ये रेडी है यूज करने के लिए, इनमें हम वैल्यू एड कर सकते हैं, ठीक। देन इसके भी प्रोडक्शन लाइन, तो भैया इन्होंने प्रोडक्शन लाइन क्रॉस कर दी, इन्होंने अभी क्रॉस नहीं करी है। एग्जांपल मिल्क वगैरह ये सब, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, अगर मिल्क को हमने खरीदा तो वो फाइनल गुड्स है, ठीक है। लेकिन वही मिल्क को अगर भैया किसने खरीदा, वो जो डेयरी वाले रहते हैं, तो वो और आगे रीसेल करेंगे, तो वही मिल्क क्या हो गया भैया? इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है बेटा कंज्यूमर गुड्स। तो भैया कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं,
ठीक है। वो गुड्स क्या लिखा भैया, वो गुड्स विच आर डायरेक्टली यूजिंग फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, इट मींस सच गुड्स नॉट फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इनमें हम और प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक, बट फॉर फाइनल कंजम्पशन, लेकिन बस ये डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है। कंज्यूमर गुड्स मे बी ऑफ वेरियस टाइप। अब कंज्यूमर गुड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भी ऐसे ही देख लें, नॉर्मल ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चलेगा, ठीक, सेमी ड्यूरेबल मतलब जो थोड़े कम समय तक चलेगा, नॉन ड्यूरेबल जो सिर्फ एक ही बार चलेगा, कुरकुरे चिप्स एक बार खाली खत्म हो गया, ठीक, सर्विस और नॉन मटेरियल। अब भैया ये गुड्स नहीं है, ये सर्विस है, लेकिन उनको भी गुड्स की कैटेगरी में डाला है। क्या भैया, जैसे कि भैया डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट सच एज सर्विस ऑफ डॉक्टर लॉयर, भाई डॉक्टर ने आपको सर्विस दी है, कोई गुड्स वगैरह नहीं दिया है, लॉयर ने आपको सर्विस दी है, कुछ दिया नहीं है कि लो मेरा कोट उतार के तुम रख लो, ठीक है। तो भी ये क्या होता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस, ठीक है। चलो अब इसका भी अपन आगे चलते हैं। अब ये क्या लिखा है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तो ये कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं, देखो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, वो जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर कोई भैया मान लो सिलाई मशीन बनी है, क्या बनी भैया, सिलाई मशीन, ठीक है, ठीक, स्टिचिंग मशीन जो रहती है भैया, तो अगर मान लो वो किसी गृहिणी ने खरीदी है, ठीक, तो अपने नॉर्मल कपड़े वगैरह जो भी अपने रहते हैं वो सिलने के लिए, तो ये वो क्या कंज्यूमर गुड्स। लेकिन वही अगर किसी टेलर भैया ने खरीदा है, ठीक है, कोई दुकान वगैरह चला रहे हैं, तो एक मिनट, वो मशीन से वो भयंकर प्रोडक्शन करेंगे, दूसरे लोगों के कपड़े सिलेंगे, पैसे लेंगे, तो बेटा वही मशीन अब क्या होगी, कैपिटल गुड्स। वो गुड्स जो प्रोडक्शन करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर सच एज प्लांट, मशीनरी विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो रिपीटेडली प्रोडक्शन में क्या होंगी, इस्तेमाल होंगी ईयर्स टुगेदर, ठीक। कैपिटल गुड्स आर ऑलवेज हाई वैल्यू, इनकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है, ठीक। चलो देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और ये कंजम्पशन। सबसे पहले भैया सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, ये ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं, ये डायरेक्टली नहीं करते हैं। फिर इसका बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी, इनमें अब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन इनमें और फर्दर प्रोडक्शन ये करवा सकते हैं। बेटा एक्सपेक्टेड लाइफ, इनकी मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स की एक्सपेक्टेड लाइफ कम रहती है, सिर्फ ड्यूरेबल को छोड़ के, बाकी इनकी लाइफ तो लंबे समय तक चलती है भैया, ठीक। अब एक और कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट, क्या भैया, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है भैया, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन एक ही चीज है। refers to the addition of capital stock of an economy, किसी देश की इकोनॉमी में अगर कैपिटल स्टॉक बढ़ रहे हैं, कैपिटल स्टॉक बढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो मेरी कंपनी है, मेरी एक मशीन थी, मैंने और पैसा लगाकर एक और मशीन ली, तो मेरा कैपिटल स्टॉक बढ़ गया, इसको बोलेंगे कैपिटल स्टॉक। तो वैसे ही देश की जब कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, देश में कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, ठीक। मतलब मान लो भैया सरकार ने डैम वगैरह, ब्रिज वगैरह बनाया, वो रोड बनाया, क्या बनाया, रोड, तो अब भैया रोड बनाया है तो मतलब टोल टैक्स वगैरह सरकार लेगी, ठीक। तो इसका मतलब सरकार की रेवेन्यू कमाने की एक एसेट्स बढ़ गई ना, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं भैया, क्या अगर हम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक, या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कोई भी अपन ने एडिशन करा है जिससे हमारी देश की कैपिटल स्टॉक में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में ये दो होते हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब टोटल जितना भी खर्चा हुआ है उसको भी अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक। क्या भैया, द टोटल एस्टिमेशन, क्या टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी पीरियड इन का लेस देन, क्या ये बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर आपने टोटल जितना भी आपने पैसा, जितना भी एडिशन हुआ है, ठीक है, जितनी भी कैपिटल स्टॉक में एडिशन हुआ है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम भैया डेप्रिसिएशन वगैरह, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह हटा देंगे, तो भैया वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्या, नेट इन्वेस्टमेंट। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन वगैरह हटा दो, ठीक है। चलो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, बस ये ग्रॉस में से अगर नेट निकालना तो डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं तुमको बाद में जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे वाला कॉन्सेप्ट। अब एक मिनट, यहाँ पर एक शब्द आया डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन 11th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक। किसी भी चीज की, किसी भी फिक्स एसेट्स की कीमत में क्या आना, कमी आने को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन, ठीक। चलो अब भैया डेप्रिसिएशन के बेटे ये सब नाम है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक, ये सब किसके नाम है, डेप्रिसिएशन के, ठीक। बस एक लास्ट चीज अपने को पढ़नी और ये चैप्टर भी अपना हो जाएगा खत्म। बेटा डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस देखो, तुमने नई गाड़ी ली, ठीक, मस्त उसको एक साल भर भैया चलाया, मस्त बढ़िया चलाया, ठीक है, तुमने भी ली और तुम्हारे फ्रेंड ने भी ली। तुम्हारे फ्रेंड भैया, तुमने मस्त गाड़ी ली, मस्त 1 साल चलाई, तो बेटा उस पे उसकी कीमत कम होगी, ठीक है। तुमने 1 लाख की ली थी, हो सकता है वो 80 की आएगी, ठीक है। तो बेटा ये डेप्रिसिएशन है, ये क्या भैया, डेप्रिसिएशन। लेकिन भैया तुम्हारे दोस्त ने भी गाड़ी ली थी और भैया उसने मस्त शोरूम से जैसी उतारी और मतलब किसी में टकरा दी, तो भैया अब वो भयंकर मतलब डैमेज हो गई है, तो बेटा वो क्या है, कैपिटल लॉस। क्या भैया, कैपिटल लॉस। क्लियर है भैया, ठीक। कैपिटल लॉस मतलब जब परमानेंटली ही किसी चीज की वैल्यू गिर गई
तो वो कैपिटल लॉस है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जब गिरती है तो वो डेप्रिशिएशन होता है। क्या बोल रहे हैं मीनिंग देख लेना भैया, इट रेफर्स टू फॉल फिक्स्ड एसेट्स की कीमत में गिरावट आने को डेप्रिशिएशन बोला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू लॉस ही होगी, पूरी चली गई, ठीक है। तो भैया पूरी मतलब वो वैल्यू जितनी भी गई है, मान लो 1 लाख की थी, 1 लाख में से भयंकर नुकसान हो गया, 60,000 का उसका नुकसान हो गया और वो वापस रिकवर नहीं होगा, तो भैया वो क्या है, कैपिटल लॉस। ठीक, चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर लॉस। क्या हम प्रोविजन वगैरह बना सकते हैं? तो हाँ भैया हम इसमें प्रोविजन बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना सकते हैं। ठीक, देन इसका भैया प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में हैम्पर नहीं होता है, लेकिन इसके कारण प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हो जाती है। मान लो हमारी कंपनी में एक मशीन है, वो रोज चल रही है, तो उस पर धीरे धीरे डिप्रेशन लग रहा है, लेकिन मान लो उसमें कुछ फॉल्ट हो गया या ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो कैपिटल लॉस है, उसके कारण प्रोडक्शन हैम्पर होगा। ठीक, अब अपन बात करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये क्या बोल रहे हैं, The net indirect tax refers to the difference between the indirect tax and subsidy। सबसे पहले तो indirect tax समझो। indirect tax मतलब ये जो भी टैक्स गुड्स वगैरह सर्विस वगैरह पर लगता है उसको indirect tax बोलते हैं। जब उसमें से हम सब्सिडी हटा देंगे, सब्सिडी क्या कर देंगे, हटा देंगे। मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी भी मैं सामान वगैरह बनाता हूँ और उसमें भी indirect tax वगैरह लगा है कुछ, ठीक है, मैंने भैया कुछ सामान खरीदा था, मैंने कोई गुड्स रॉ मटेरियल वगैरह खरीदे थे, तो indirect tax लगा था और उसमें से सरकार ने मुझको कुछ सब्सिडी दी, ठीक है, कई बार कंपनी को सब्सिडी मिल जाती है। ठीक, तो भैया इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी हटा देंगे ना, तो भैया क्या बन जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, ये उसका फॉर्मूला है। तो भैया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो मैंने बता दिया, सब्सिडी मतलब क्या होता है वो भी बता दिया। सब्सिडी मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्प जब आपको मिलती है सरकार की तरफ से। अब इसका भैया एक और कॉन्सेप्ट है, क्या भैया, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब देखो, अगर भैया मान लो मैंने कोई सामान बनाया, ठीक है, मान लो भैया ये मैंने बॉटल बनाई, ठीक है, ये बॉटल भैया मैंने बनाने में मुझको हो गया भैया कितने, 20 रुपए का खर्चा। कितने का खर्चा हो गया, 20 रुपए का। तो जब मैं 20 रुपए बोल रहा हूं कि भैया बॉटल 20 रुपए, तो भैया ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है भैया, फैक्टर कॉस्ट क्या भैया, इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भाई ये बॉटल बन रही थी, तो भैया किसी ने भैया ये जहां पर जमीन पे बन रही थी, तो भैया मैंने जमीन का रेंट दिया, लेबर ने बनाई तो लेबर को पैसा दिया। तो भाई बहुत सारी बॉटल बनी होंगी, लेकिन जब मैंने सबको डिवाइड करा, जितनी बॉटल बनी, ठीक है, और जितना ही पैसा मैंने फैक्टर सर्विस को दिया, ठीक, तो भैया सबके ऊपर कितने कितने रुपए, 20-20 रुपए। इसका मतलब ये फैक्टर कॉस्ट है। क्या भैया, फैक्टर कॉस्ट है। किसी भी चीज को बनाने में जो पैसा लगता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। ठीक, लेकिन मार्केट प्राइस, भाई क्या ये 20 रुपए में ही बिकेगी, हो सकता है मार्केट में 50 रुपए में बिके, तो जितने बनी वो फैक्टर कॉस्ट और जितने वो आगे बिकती है उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस। ठीक, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में ये दोनों इस्तेमाल होंगे कई बार। ठीक, फिर इसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA बोलूंगा मैं आगे वाले चैप्टर में, तो ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब होता क्या है, देखो हमारे देश के लोग अमेरिका वगैरह में रह रहे हैं, ठीक है, और अमेरिका वगैरह के लोग भी हमारे यहाँ पर रह रहे हैं। तो देखो हमारे लोग जो वहां पर रह रहे हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट है, और यहाँ पे जो अमेरिका वाले लोग जो रह रहे हैं वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट है। तो हमारे देश के लोगों ने जो पैसा कमाया, ठीक, उसको हम प्लस करते हैं, और अमेरिका के लोगों ने यहाँ पे जो पैसे कमाया हम उनको वापस भेजेंगे तो वो माइनस करते हैं। तो इसके फ्रॉम में से 2 को जब माइनस करते हैं, क्या कहेगा, फ्रॉम में से 2 को माइनस। हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम कमाया, फ्रॉम मतलब हमारे देश के लोग जो अमेरिका में रह रहे थे वहां से कमाया, तो फ्रॉम है, और वो लोग ने यहाँ पर कमाया तो 2 है। ठीक है, तो भैया फ्रॉम में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो भैया वो क्या हो जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्योंकि मान लो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे देश के लोगों ने वहां से ज्यादा पैसा कमाया और हम लोग उनको कम पैसा वहां दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे इंडियंस तो हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है, तो भैया हम लोग वहां से पैसा कमा रहे हैं 100 रुपए, और अमेरिका के जो लोग रह रहे हैं मान लो उन्होंने कमाए 20 रुपए, तो क्या निकलेगा, फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन एक मिनट, इसी को उल्टा कर लेते हैं, मान लो अमेरिका के जो बंदे रह रहे हैं उन लोगों ने भैया 100 रुपए कमाए, कितने कमाए, 100 रुपए, और हमारे देश के लोगों ने बस 20 ही रुपए कमाए। ठीक है, तो अब ये 80 रुपए 2 कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, क्योंकि वहां ज्यादा गया है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे देश को जहां जहां से भी पैसा मिला, और फैक्टर इनकम पेड, हमारे देश ने दूसरे देशों को जितना जितना पैसा दिया वो माइनस कर दो, तो बेटा वो निकल जाता है। ठीक है, NFIA। और ध्यान रखना, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम और प्लस NFIA। नेशनल इनकम कब निकलेगी, जब जो डोमेस्टिक इनकम है वो प्लस कर लो, मतलब हमारे देश के लोगों ने जितना कमाया, और साथ में FIA को क्या कर लो, नेट फैक्टर इनकम को क्या कर लो भैया, प्लस कर लो। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर, तो ये भैया अपना पूरा क्या था, कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये अपना भी अपना जो सेकंड चैप्टर है उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भाई मैंने तुम लोग को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने तुमको समझाने की ट्राई
किया है भाई। ठीक है, अगर लिटरली बहुत अच्छे तरीके से भाई समझ में आया हो, ठीक, तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर बिंदास तरीके से भाई हमको समझ में आया है। ठीक है, बस भाई इसी तरीके से भाई हमको भी मोटिवेट रखो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अपनी फैमिली बेस बढ़ाओ भाई। ठीक है, जितना ज्यादा वीडियो भैया शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो, अपनी फैमिली को भाई जल्दी से जल्दी भाई क्या करो भैया बढ़ाओ। ठीक है, थैंक यू।